सिविल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला चैप्टर होगा प्राचीन भारत इतिहास का, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि प्रागैतिहासिक काल कहते किसको है। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, ये हुई प्रागैतिहासिक काल की डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, यानी 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान से प्रागैतिहासिक औजार मिले। हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ कि 1842 में कर्नाटक के लिंगसुगुर नामक स्थान से हमें जो प्रागैतिहासिक काल के औजार प्राप्त हुए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों उस काल को कहते हैं जिस काल का लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको बोलते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। फिर है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमें साक्ष्य मिले, जिसके साक्ष्य तो हमें मिले लेकिन उनको पढ़ा गया। ठीक है, यानी ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके हमें साक्ष्य मिले और मानव ने उन्हें पढ़ा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली। सबसे पहले पे है हमारा पुरापाषाण काल। सबसे पहले हमारा पुरापाषाण काल, उसके बाद है दोस्तों हमारा मध्यपाषाण काल, और उसके बाद हमारा आता है नवपाषाण काल। यानी पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पूर्व पाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल जो हमने भी पढ़ा, उसके बाद है हमारा नवपाषाण काल। देखिए, पुरापाषाण काल को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। तो अब हम पूर्व पाषाण काल के स्थल के बारे में जानेंगे, डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चाबर चैपिंग संस्कृति। ये चाबर चैपिंग पैबल जो संस्कृति थी हमारी, इसके उपकरण सर्वप्रथम हमें पंजाब की सोन नदी घाटी से मिले। यानी पंजाब की सोन नदी घाटी जो पाकिस्तान में है वहां से मिले, इसलिए इसी कारण इसे सोन संस्कृति भी कहा जाता है। इसी कारण इसे सोहम संस्कृति भी कहा जाता है। यानी जो हमारा चाबर चैपिंग पैबल संस्कृति है, इसके उपकरण हमें कहाँ से मिले, सर्वप्रथम पंजाब की सोन नदी घाटी से, इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, सोहम संस्कृति भी कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पे आइए, हैंड एक्स। हैंड एक्स का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, हैंड एक्स एक उपकरण होता था हमारा पुरापाषाण काल में, जिसका उपयोग पुरापाषाण काल के मानव द्वारा किया जाता था उस समय के समय में। तो हैंड एक्स एक संस्कृति थी। इसके उपकरण सर्वप्रथम हमें कहाँ पे मिले, मद्रास के अतरिम पक्कम से मिले। उसके बाद पहलगांव, पहलगांव हमारा कश्मीर में पड़ता है, कश्मीरी घाटी में, वहां से हमें क्या एविडेंस मिले, हाथ की कुल्हाड़ी। यानी जो पुरापाषाण काल के लोग थे वो हाथ की कुल्हाड़ी का भी प्रयोग करते थे, वो हैंड एक्स का भी प्रयोग करते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में आ जाइए। मध्य प्रदेश के हथनौरा से क्या मिला हमें साक्ष्य, मानव की खोपड़ी। यानी कहीं ना कहीं इस चीज का पता चलता है कि जो उनके द्वारा जीवाश्म छोड़े गए हैं वो आज वर्तमान में उनसे हमें क्या चीज के बारे में पता चलता है, उनके जीवन यापन के बारे में और उनके जीवाश्म के बारे में। ठीक है, तीसरे नंबर पे आ जाइए आप, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है लोहदा नाला, यहाँ से दोस्तों में जो मिला है माता देवी की मूर्ति। और उसके बाद महाराष्ट्र में आइए। महाराष्ट्र में एक नेवासा पैलेस है, एक जगह है, यहाँ से हमें चिरकी में हैंड एक्स और खुरचनी, बेदक आदि पाए गए। देखिए, खुरचनी एक उनका औजार था और बेदक भी उनका औजार था जो उनके द्वारा प्रयोग किया गया था।
ठीक है, पूर्व पाषाण काल में। उसके बाद आ जाइए आप उड़ीसा। उड़ीसा के मयूरभंज से हमें मध्य पूर्व पाषाण युग के कई औजार पाए गए, जैसे हाथ की कुल्हाड़ी, खुरचनी और ब्लेड। उसके बाद ये है आपका सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हमें 1863 ईस्वी में पलवरम नामक स्थान से हैंड एक्स प्राप्त किया। यानी जो हमारे रॉबर्ट ब्रूसफुट हुए हैं, उन्होंने हमें सर्वप्रथम जानकारी दी एक स्थान के बारे में जो मद्रास में है, कि पलवरम नामक स्थान से हमें हैंड एक्स के साथ से मिले। ठीक है, फिर आ जाइए आप मध्यपुरा पाषाण काल। अब मध्यपुरा पाषाण काल में हम आते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल में महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। महाराष्ट्र में एक नेवासा जगह है, जगह का नाम है नेवासा, चिरकी के पास मध्यपुरा पाषाण काल स्थल मिले हमें। उसके बाद अगर यूपी की बात करें, यूपी के चकिया, वाराणसी, हमें किस चीज के स्थल मिले? मध्यपुरा पाषाण काल के। और मध्य प्रदेश भीमबेटका की गुफा। ठीक है, ये क्या है हमारे मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाणकालीन स्थल। देखिए दोस्तों, हमने प्राकृतिक हासिल काल के बारे में जान लिया। यानी प्राकृतिक हासिल काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। ऐसे ही है हमारे पूरा पाषाण काल के 3 भाग है, जैसे पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। अब हम पूर्व पाषाण काल के स्थल के बारे में जानकारी ले रहे थे 1 बाय 1 करके। तो देखिए, ये था हमारा कंप्लीट वीडियो पूरा पाषाण काल के बारे में। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा मध्य पाषाण काल के बारे में। देखिए दोस्तों, एक बात मैं बता दूं आपको, जो मध्य पूर्व पाषाण काल से पहले का हमारा काल है, यानी पूर्व पाषाण काल, उसमें जो व्यक्ति का जीवन था, अगर मैं जीवन यापन की बात करूं, उनका जीवन यापन था, जो जीवन यापन, उस समय के लोग क्या करते थे? यायावार जीवन या घुमंतु जीवन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपना स्थान बदलते रहते थे, क्योंकि उस समय उनके पास कोई ऐसी तकनीकी नहीं थी जिसके कारण वो अपनी आजीविका के साधन कमा सके या अपना भरण पोषण कर सके। उस समय का मानव कच्चा फल, कच्चा मांस का भक्षण करता था। ठीक है, उनका जो रहन सहन था पूर्णतः वो अस्थायी था। और अगर एक प्रकार से हम कहें कि वो उस समय का मानव एक असभ्य समाज में रहता था। ठीक है, उसके बाद जब धीरे धीरे युग आगे बढ़ा, हम आएंगे मध्य पाषाण काल में। तो मध्य पाषाण काल में देखेंगे, मध्य पाषाण काल के मानव थोड़ा पूर्व पाषाण काल की अपेक्षा थोड़ा सूझबूझ से आगे निकल कर आया। तो धन्यवाद दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। देखिए, अगर हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।